हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आनंदमयी। राज्यपाल की नियुक्ति के पीछे भाजपा का बड़ा गेम प्लान इस्तीफों से आए चर्चा में। आरिफ मोहम्मद के फैसलों में हमेशा हैरत में डाला। सत्ता को ठुकराकर आरिफ ने बनाई अपनी खास शख्सियत। भारतीय जनता पार्टी में करना पड़ा समझौता। राज्य में 26 साल बाद किसी मुस्लिम राज्यपाल की नियुक्ति की गई है। आरिफ मोहम्मद की नियुक्ति के पहले डॉक्टर अखलाक उर रहमान किदवई बिहार के गवर्नर रह चुके हैं। वे साल 1993 से 26 अप्रैल तक बिहार के राज्यपाल रहे थे। गवर्नर की नियुक्ति प्रक्रिया से अगर कोई सबसे अधिक खुश है तो वह है केरल की सरकार। केरल की सरकार गवर्नर की इस नियुक्ति प्रक्रिया से काफी खुश नजर आ रही है क्योंकि उन्हें आरिफ मोहम्मद खान से छुटकारा मिला है। राज्यपाल की नियुक्ति को लेकर जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी और जदयू ने सधे हुए बयान दिए, लेकिन इन सबसे इतर ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम जहाज के संस्थापक और पूर्व सांसद अली अनवर इन सबसे उलट एक अलग ही राय रखते हैं। आरिफ मोहम्मद खान मुस्लिम है और एक ऐसे समय में बिहार में इनकी नियुक्ति हुई है जब बिहार में चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में इनकी नियुक्ति के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं और इस वीडियो में हम इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे कि क्या यह वास्तव में भारतीय जनता पार्टी की एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है या इस नियुक्ति के पीछे भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी गेम प्लानिंग है। इन सब पर बात करने से पहले हम एक नजर डालते हैं भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से क्या बयान जारी किया गया है। प्रदेश बीजेपी के प्रवक्ता असित नाथ तिवारी ने इसे एक सामान्य लोकतांत्रिक प्रक्रिया करार दिया है। वो कहते हैं बिहार के लिए ये तो अच्छी बात है कि उसे एक विद्वान राज्यपाल मिला। इसे दूसरे किसी राजनीतिक चश्मे से देखे जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। जो आरिफ मोहम्मद खान के राजनीति को 1980 के दशक से जानते हैं, उनकी शख्सियत को, उनके निर्णयों को जानते हैं, वे यह जानते हैं कि इसे राजनीतिक चश्मे से देखे जाने की आवश्यकता है और राजनीति में कुछ ही यूं ही नहीं होता है। राजद के प्रवक्ता एजाज अहमद यह मानते हैं कि नई नियुक्ति बीजेपी का राजनीतिक हथियार है। उस शिक्षा को लेकर जो टकराव की स्थिति बनी है और हाल के दिनों में बीजेपी ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने को लेकर जो असमंजस की स्थिति बनाई है, उससे ध्यान भटकाने के लिए ये फैसला लिया गया है। हाँ, यह आवश्यक है कि इस नियुक्ति से न केवल नीतीश कुमार के तार जुड़े हैं, बल्कि बिहार की राजनीतिक उठापटक से ही इस नियुक्ति की तार गहराती है। जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार काफी आक्रामक हमलेवर है। विपक्ष को इनके सामने बोलती बंद करनी पड़ जाती है। राजनीति के तमाम खबरों पर इनके बयान तीक्ष्ण होते हैं। वे कहते हैं कि नीतीश कुमार का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि उन्होंने कभी किसी संवैधानिक संस्थाओं के कामकाज में हस्तक्षेप नहीं किया। हमारी सरकार तो मुसलमानों की तालीम से लेकर परित्यक्त नारी तक परियोजनाएं चला रही हैं। जदयू के काम पर मुसलमान उन्हें वोट देते हैं। यह बयान जदयू के तरफ से तब जारी किया गया है जब कुछ माह पहले ही जदयू के नेताओं द्वारा यह बयान दिया गया कि नीतीश सरकार काम करते हैं लेकिन उन्हें वोट नहीं मिलता है। जदयू के ही बयानों से सारे विश्लेषण संबंधित हैं। आरिफ मोहम्मद
साल 2019 में केरल के राज्यपाल बनाए गए थे और अब उन्हें बिहार का राज्यपाल बनाया गया है। बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को केरल का राज्यपाल बना दिया गया है। वे बिहार में फरवरी में 2023 से राज्यपाल के पद पर कार्यरत थे। आरिफ मोहम्मद खान की नियुक्ति बिहार की राजनीति में काफी चर्चा का केंद्र बना हुआ है। इन चर्चाओं के केंद्र के पीछे 3 मुख्य वजहें हैं: मुस्लिम फैक्टर, त्रिशंकु स्थिति और केरल जैसी परिस्थिति। और इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज के संस्थापक और पूर्व सांसद अली अनवर का यह कहना है कि बीजेपी कई निशाने एक साथ लगा रही है। मुसलमान वोटरों को आकर्षित करना, नीतीश कुमार को बांधे रखना और चुनाव में महागठबंधन की सरकार बन जाने पर केरल की तरह ही उसकी नाक में दम करके समानांतर सरकार चला। इन बयानों को और भी स्पष्ट करने के लिए हम आपके सामने राजनीति के किताबों के उन नियमों से वाकिफ कराते हैं जो संविधान ने राज्यपाल को शक्तियां दी हैं। राज्य में चुनाव के दौरान अगर किसी राजनीतिक संकट जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है और पार्टियों के बीच सरकार बनाने की स्थिति साफ नहीं होती है, तब राज्यपाल तय कर सकते हैं कि कौन सी पार्टी सरकार बनाने के लिए सबसे अच्छी स्थिति में है। भारत में राज्यपालों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं। राज्यपाल राज्य के संवैधानिक प्रमुख होते हैं। बिहार के राज्यपाल बनने के पहले आरिफ मोहम्मद केरल के राज्यपाल थे और केरल सरकार और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद के बीच टकराव, गतिरोध और महाभारत चलता ही रहा है। कई ऐसे तल्खियां रही है जहां आरिफ मोहम्मद पर राजनीतिक पक्षपात के तरह से देखा गया है। उनके कामों पर संवैधानिक या प्रशासनिक होने के बजाय राजनीतिक दृष्टिकोण से प्रभावित होने के आरोप लगे हैं। केरल में वामपंथी की सरकार है। केरल और आरिफ मोहम्मद के बीच स्थिति काफी विकट होती चली गई कि उन पर वामपंथी शासन वाले केरल में बीजेपी के लिए जगह बनाए जाने की कोशिश करने का आरोप लगा। केरल के मुख्यमंत्री और राज्यपाल हमेशा आमने सामने होते थे। इस दौरान आरिफ ने केरल यूनिवर्सिटी को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को दिल्ली की उपाधि से सम्मानित करने का प्रस्ताव भेजा था, जिसे ठुकरा दिया गया और फिर इससे सरकार और राज्यपाल में एक दूसरे को लेकर टकराव और तनाव की स्थिति पैदा हो गई। राज्य की विधानसभा में पारित दर्जन भर विधेयकों पर उन्होंने हस्ताक्षर नहीं किया। इनमें शामिल एक विधेयक में गवर्नर की शक्तियों को कम करने के लिए भी एक विधेयक लाया जा रहा था। इसके साथ ही लोकायुक्त की शक्तियों को भी कम किए जाने के विधेयक सम्मिलित किए गए थे। हालांकि बाद में उन्होंने उन विधेयकों पर हस्ताक्षर कर दिए जो राज्य से जुड़े हुए थे और राज्यपाल तथा लोकायुक्त की शक्तियों को कम किए जाने वाले विधेयकों को रोक दिया। भारत का संविधान गवर्नर को पारित विधेयक को रोकने, संशोधन प्रस्तावित करने और विधानसभा से दोबारा विधेयक पर विचार करने का अधिकार देता है। लेकिन अगर विधानसभा विधेयक में बिना कोई बदलाव किए उसे फिर से पारित करके गवर्नर के पास भेजती है, तब गवर्नर के पास हस्ताक्षर करने के अलावे और कोई विकल्प नहीं होता। हालांकि संविधान ने गवर्नर के हस्ताक्षर करने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की है। इन दिनों राजनीति में भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम वोट बैंक को भी साधने के जुगत में लगी हुई है। भाजपा की अपनी छवि मुस्लिम विरोधी की है। ऐसे में बिहार के चुनाव में उन्होंने मुस्लिम वोट बैंक को साधने के लिए ही अपने तर्कस से यह तीर निकाला है। अब तो बात साफ हो चुकी है कि बिहार में भाजपा अपना मुख्यमंत्री
यह बातें साफ है और लंबे समय से ये बातें साफ रही है, लेकिन बिहार में नीतीश कुमार उनके लक्ष्य का वह कांटा बने हैं जो 2014 से चुभ रहा है। मौके पर भाजपा द्वारा नीतीश कुमार को दरकिनार करने को लेकर संकेत तो मिलते ही रहते हैं। अभी एक माह तक बिहार की सियासत अमित शाह के बयान से ही गरमाई रही थी। अब भी इसी के तहत बिहार की राजनीति गर्म है जब अमित शाह और बिहार के उप मुख्यमंत्री ने बिहार में भाजपा के मुख्यमंत्री होने की बात कही तो अमित शाह ने इधर बिहार में सीएम के सवाल पर चुप्पी साध ली। उन्होंने यह कह डाला कि पार्लियामेंट्री मीटिंग में यह तय होगा कि बिहार का सीएम कौन होगा। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार को किनारे करने और बिहार को जीतने का स्वर्णिम लक्ष्य के लिए भाजपा सही समय के इंतजार में है। राज्यपाल की शक्तियों के और आरिफ मोहम्मद खान की शख्सियत के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी का यह नियुक्ति अपने लक्ष्य के तरफ बढ़ते कदमों के संकेतों में से एक है। बिहार में अगर त्रिशंकु की स्थिति भी बनी तो ऐसे में किसकी सरकार बनेगी? ऐसे में राज्यपाल की बड़ी भूमिका हो जाती है, वे ही तय करते हैं। बिहार में अब तो भविष्य में राष्ट्रपति शासन लगने की भी चर्चाएं सुनने में आने लगी है। ऐसे में राष्ट्रपति शासन में भी उनके प्रतिनिधि के तौर पर राज्यपाल ही राज्य को शासन करते हैं। आरिफ दो घटनाओं से चर्चा में आ गए, एक तो राजीव गांधी से जुड़ी हुई है और दूसरा केरल से जुड़ा हुआ है। कांग्रेस से भाजपा पार्टी में आने में उन्होंने लंबा वक्त लगाया और कुछ वक्त के लिए तो वे राजनीति से किनारा होकर अपना स्कूल चलाने लगे थे। जिन वजहों से वे कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था, उन्हीं वजहों को वो भाजपा में रहते हुए नहीं नकार पाए। खुद उन्होंने स्वीकारा देश में दो ही पार्टियां थी, एक से उन्होंने इस्तीफा दे दिया और इस्तीफा वापस लेना उनकी जग हसाई हो जाती। लेकिन इन सब के बीच एक चरित्र उनका साफ होता है कि वे आपातकाल के पहले तक युवा तुर्क में शामिल थे, जिसमें प्रधानमंत्री चंद्रशेखर मोहन धारिया जैसे नेता थे जिनकी छवि कांग्रेस पार्टी की नीतियों को गरीबों के हित में बदलने के लिए प्रयासरत हुआ करते थे। उन दिनों इंदिरा गांधी अपनी सत्ता के शिखर पर थी और राजनीतिक रूप से बेहद मजबूत रही थी। सत्ता के शिखर पर उन्हें और भी ऊंचाइयों तक जाने का मौका मिल सकता था। वे केंद्रीय मंत्री तो थे ही और उन्हें इस्तीफा न देने के लिए खुद राजीव गांधी और पीवी नरसिम्हा राव ने भी रोका, लेकिन उन्होंने सत्ता के ऊंचाइयों से लोहा लेकर इस्तीफा दे दिया। उस दौर में नेतृत्व के खिलाफ खड़ा होना असामान्य बात थी और अपने इस फैसले की वजहों से वे सुर्खियों में आ गए थे। केरल में आते ही उन्होंने सबको हैरत में डाल दिया था जब उन्होंने राज्यपाल की शपथ हिंदी या अंग्रेजी में ना लेकर मलयालम में लिया था। मलयालम केरल की भाषा है और आरिफ खुद उत्तर प्रदेश से आया करते थे। उन्होंने उस दौरान केरल के सकारात्मक पहलुओं की प्रशंसा भी की थी, लेकिन बाद में सूबे में यह स्थिति दिखी नहीं, बल्कि हालात तो इतने बदतर हो चुके थे और आरिफ केरल के मुख्यमंत्री पिनराई के आंखों में एक कांटे की तरफ चुभते थे और तमिलनाडु के सरकार के साथ मिलकर उन्हें हटाने की रणनीति पर काम कर रहे थे। गवर्नर ने राज्य के 11 यूनिवर्सिटी के कुलपतियों को इस्तीफा देने के लिए कहा। इसके बाद कुलपतियों ने गवर्नर के इस फैसले को केरल हाई कोर्ट में चुनौती दी। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका मानना है कि गवर्नर के आदेशों को अदालत में चुनौती दी जा सकती है। हालांकि ये कह पाना मुश्किल होगा कि अदालत में क्या नतीजा निकल सकता है। गवर्नर
आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला बयान दिया है। पिनरई विजयन ने पलटवार करते हुए कहा कि संविधान इस बात को लेकर बिल्कुल स्पष्ट है कि मंत्री को मंत्रालय छोड़ने के लिए सिर्फ मुख्यमंत्री कह सकते हैं और उनकी सलाह पर ही गवर्नर मंत्री को हटा सकते हैं। इस तरह के कई मामले केरल की राजनीति में गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान और केरल से जुड़े हुए हैं। पहली बार आरिफ मोहम्मद खान ने शाहबानो मामले में मंत्रिमंडल और कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। शाहबानो इंदौर की एक मुस्लिम महिला थी। सुप्रीम कोर्ट ने तलाक के मामले में उनके पति को हर्जाना देने का आदेश दिया था, लेकिन राजीव गांधी ने संसद के जरिए इस फैसले को पलट दिया था। राजीव गांधी पर आरोप लगा कि शाहबानो मामले में उन्होंने मुस्लिम कट्टरपंथियों के सामने घुटने टेक दिए थे। आरिफ ने दावा किया कि पीवी नरसिम्हा राव ने उनसे कहा था, तुम इस्तीफा क्यों दे रहे हो, तुम्हारा अभी लंबा कैरियर है इस मामले में, तो अब शाहबानो भी मान गई है, हम कोई समाज सुधारक नहीं है। अगर मुसलमान गटर में रहना चाहते हैं तो रहने दो। आरिफ कहते हैं कि पीवी नरसिम्हा राव जब जिंदा थे तभी मैंने उनकी ये बातें कही थी, लेकिन इस पर राव कोई प्रतिक्रिया दी है इसकी उन्हें जानकारी नहीं है। आरिफ मोहम्मद खान मानते हैं कि देश में सांप्रदायिक राजनीति को बढ़ावा 1986 में राजीव गांधी की नीतियों से मिला है। आरिफ मानते हैं कि 1986 में राजीव गांधी ने शाहबानो मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को निष्प्रभावी बनाने और राम मंदिर के ताला खुलवाने का जो फैसला लिया, उसकी प्रतिक्रिया में सारी चीजें हुई। जिस सांप्रदायिकता के मुद्दे पर आरिफ खान ने इतना बड़ा निर्णय ले लिया था कि उन्होंने अपनी उछाल मिलती हुई राजनीतिक कैरियर को भी ठुकरा दिया था, लेकिन वे वर्तमान में उसी राजनीतिक पार्टी का हिस्सा है जिन पर सांप्रदायिक नफरत फैलाने और बाबरी मस्जिद तोड़ने के आरोप हैं। आरिफ मोहम्मद खान मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के हैं और यहीं से वो साल 1980 में कांग्रेस के टिकट पर सांसद चुने गए थे। उनकी कर्मभूमि बहराइच रही। 1984 में कांग्रेस के टिकट पर और फिर साल 1989 में जनता दल के टिकट पर वे सांसद रहे। 1998 में वो यहाँ से बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर सांसद रहे। बाद में मोहम्मद खान 2004 में बीजेपी में शामिल हो गए। वे कांग्रेस की सरकार में केंद्रीय मंत्री पद पर थे। बिहार आते उनसे भी एक तीखा सवाल मीडिया कर्मियों ने पूछ डाला, जिस पर वे भड़क गए और उन्होंने कहा कि लालू यादव के साथ मुलाकात को राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए। उनके साथ उनके तब से संबंध है जब वे दोनों राजनीति की ऊंचाइयों को चढ़ते जा रहे थे। ऐसे में जान पहचान और सगे संबंधी दोस्त मुहिम से उनके शहर में आने के बाद क्या उनसे मुलाकात नहीं करनी चाहिए? आपको यह वीडियो कैसा लगा? आप इस तमाम मुद्दे पर क्या राय रखते हैं? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद।